आप सब लोग को यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे अभी इंडिया कुछ बात नहीं कर रही है। जो हमने यहाँ पर लगाया है और आप देख रहे हैं कि हमने बिल गेट्स को प्रिजन में डाल के रखा है। तो ये क्यों किया है, किस लिए किया है, और जो अभी नया पैंडमिक अकॉर्ड जो आ रहा है, जो टीटी जो आ रही है, तो इसमें आप लोग को ये जानना जरूरी है क्या। टेड्रोस जो है डब्ल्यू एच ओ का चीफ, उसने बोला है कि अगला पैंडमिक और डेडली आ रहा है। वो नहीं बोल रहा है आ सकता है, वो बोल रहा है आ रहा है। सिमिलरली G20 चेन्नई में हमारे जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, नहीं सॉरी, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, उन्होंने भी बोला चेन्नई में क्या अभी सेकेंड बहुत ही खतरनाक पैंडमिक आ रहा है, उसके लिए हमको प्रिपेयर्डनेस चाहिए। तो इन लोग को कैसे मालूम पड़ रहा है कि पैंडमिक आने वाला है? पहले तो पुलिस इनको पकड़े और इनसे इन्वेस्टिगेट करे कि भाई तुमको कैसे मालूम है, आइधर ये कराने वाले हैं या किस हिसाब से आ रहा है। सो WHO जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हमको बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके लिए लॉकडाउन हुआ, जिसके लिए सबको वैक्सीन की पाबंदी हुई, तो उसको हम कवर करने वाले हैं कि WHO कैसा एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। उसका फंडिंग आज 85% वैक्सीन कंपनियों से आती है, और उसका पूरा डिटेल हम दे रहे हैं आपको। और ये चीज़ हमने प्राइम मिनिस्टर को लास्ट ईयर पूरा डिटेल के साथ उनका केस पोर्टल में डाला था, और हमने करीब 600 मेल किए थे। और अभी जो वैक्सीन के बाद जो आप देख रहे हो सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट, चलते चलते लोग गिर के मर रहे हैं, वो मायोकार्डिटिस से हो रहा है। और ये सारा वर्ल्ड ने मान लिया है। जापान जैसी कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री ने अपने वेबसाइट में वार्निंग दे दिया है क्या भाई, जिसने भी ये वैक्सीन लिया है कोविड-19 का, मायोकार्डिटिस से बचिए, आप आपका चेक सकिए। तो ये मायोकार्डिटिस का जो डेथ हो रहा है, उसका भी अवेकन इंडिया मूवमेंट ने ICMR में 2 वीक पहले जाके इसका पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है, हम उससे फॉलोअप कर रहे हैं। और वो डॉक्यूमेंट को भी हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पोर्टल में फाइल किया है। हम अभी ये चाहते हैं क्या ICMR जो नोडल एजेंसी है, वो ये पब्लिकली माने कि भाई कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। सो उससे लोग अपना चेकअप कराए, डी डाइमर टेस्ट चेक कराए, और बाकी जितनी जाने जा रही है बचे। अवेकन इंडिया मूवमेंट हर ट्यूसडे को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास इमीडिएट डेथ जो प्रेस रिपोर्ट कर रहा है, जो आप लोग रिपोर्ट करते हो अपने पेपर में, वो एडल्ट डेथ 18,000 के ऊपर हो चुकी है। और हमारा टीम पूरा फॉलोअप करता है, उनका वैक्सीन डेटा लेता है, पूरा एक्सेल शीट्स है। और इसमें जो बच्चों के लिए चालू किया है, उसमें 102 के ऊपर डेथ हो गया है कोविड-19 वैक्सीन से, मैक्सिमम स्कूल में ही मरे। तो ये डेटा हम रेगुलरली 2021 से जब वैक्सीन चालू हुआ, जब 476 डेथ था हमारा, तभी से हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ICMR, MOHFW सबको दे रहे हैं हर मंगलवार को। लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, आज तक हमको जवाब भी नहीं आया। और हम लोग ऐसे ही नहीं, आपको पता होगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल में हम जाके नंबर लिखते हैं और केस नंबर आता है, तो हमने केस नंबर डाला है। ये जो फाइल आपको दिया है, ये फाइल में सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपको, प्रेस नोट दिए हैं हिंदी इंग्लिश में, रिपोर्ट बना के दिया है। प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर दिया है वो दिया है, हिंदी में है। ICMR का जो लेटर दिया है वो दिया है। तो हम सबको ये जानना जरूरी है क्या आगे क्या हो रहा है। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी खाली कर रहे हैं सब पेपर में, लेकिन ऊपर से क्या किया जा रहा है, किस हिसाब से हमको कंट्रोल किया जा रहा है, और क्यों हमको आगे और कोई लॉकडाउन लाना, इनका जो गेम प्लान है उसको फेल करना है। तो ये जो अभी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस WHO जो फॉलो करती है 2005, इसको अमेंडमेंट्स का चर्चा चल रहा है। जीरो ड्राफ्ट पॉलिसी दिसंबर में रिलीज हुआ था, 4 मीटिंग हो गए हैं। इसमें खाली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो WHO का एंश्राइन प्रिंसिपल है आर्टिकल 3, जिसमें आपका इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, आपका फ्रीडम में इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो उन लोग हटा देने बोल रहे हैं। पैंडमिक के टाइम पे आपका ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स, आपका कुछ नहीं होगा। USA ने मांगा है उसमें, और ये किसने मांगा है? इंडिया ने मांगा है कि इसको हटा दो पैंडमिक के टाइम में। USA ने मांगा है कि कोई भी कंट्री का सॉवरेनिटी नहीं रहेगा। आपको तभी के टाइम में जब भी पैंडमिक डिक्लेयर होएगा, तो आपके लोकल लॉज, आप लोकल कोर्ट में जा नहीं सकते हो। जो WHO बोलेगा आपको वही सुनना है।
और जैसा मैंने पहले बताया 84% इनका फंडिंग फार्मा कंपनीज और वैक्सीन कंपनीज से आ रहे हैं, तो इन लोग कल ही वैक्सीन ठोकने पे करेंगे। तो ये इन लोग इंटरनेशनल ट्रीटी बनाने जा रहे हैं, जिसको इन लोग बोल रहे हैं पैंडेमिक ट्रीटी, अभी नाम चेंज किया पैंडेमिक अकॉर्ड। और ये 2024 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पास करने का सोच रहे हैं, बिकॉज इसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। 194 नेशन मेंबर है डब्ल्यूएचओ में। तो इसको हमको किस हिसाब से रोकना है? बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे यूके में 1.5 लाख साइन हो गया है, उनको पार्लियामेंट में बात उठाना पड़ा। बहुत सारे कंट्रीज में इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे कंट्री में कोई चर्चा नहीं है, कोई एमपी एमएलए इसके बारे में बोल नहीं रहा है। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो डब्ल्यूएचओ में जा रहे हैं, वो भी कुछ बता नहीं रहे क्या चल रहा है। बहुत सारे एक सीक्रेट मीटिंग्स टाइप हो रहा है इसमें। तो उसके लिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि ये पब्लिक में जाए, क्या इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या है, क्या चेंजेस उन लोग मांग रहे हैं। डब्ल्यूएचओ किस हिसाब से फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो 10 साल से उसको, जब इस स्वाइन फ्लू का आया था तभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ऑफ यूरोप बैठा था, जिसने उसको फेक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। अभी जो डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन है, क्रोएशियन का एक सीनेटर है, उन्होंने अभी 3 दिन का प्रोग्राम किया था और डब्ल्यूएचओ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। और डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन है जिन्होंने एमआरएनए सिस्टम डेवलप किया था। तो इस यही टॉपिक्स पे मैं पहले फिरोज भाई को देता हूँ। फिरोज भाई को आप सब जानते होंगे। इनका ही केस, इनके नाम पे केस फाइल हुआ था बॉम्बे में, जो हम जीते, और वैक्सीन के जो मैंडेट्स थे वो बंद हुए। नहीं तो आज आपको लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए 5वां डोज लेना पड़ता था। तो इनके लिए वो बंद हुआ। जैसे अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से फिरोज भाई ने वो फाइट किया। और हमारे जो वकील थे एडवोकेट नीलेश ओझा, वो भी अभी आ रहे हैं, तो मैं उनसे चालू करता हूँ। धन्यवाद अंबर भाई। वो केस योहाना और मैं दोनों ने फाइल किया था। अंबर भाई तो हमारे साथी थे, मगर पूरी जो अवेकन इंडिया की टीम थी, वो एक हिस्टोरिक कदम हम लोगों ने लिया था। जब इतनी कंफ्यूजन और केओस था देश में, तब जाके हम लोगों ने वो केस फाइल किया था। जब लोकल ट्रेन की बात आई थी कि विदाउट वैक्सीन्स, हेलो हेलो, ठीक है ना, आवाज़ आ रही? हाँ, कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आप लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, मगर कंपलसरी कुछ भी नहीं है, मगर ट्रेन में चढ़ना है तो वैक्सीन लीजिए। तो वी कॉल दैट ब्लफ। हम लोग वो केस जीते। मास्क को भी लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किए। दादर स्टेशन पे हम लोगों ने आंदोलन किया था कि हम मास्क बिना आ रहे, हमको हम पे फाइन दीजिए। पुलिस की हिम्मत नहीं थी। 200 करोड़ हमारा जनता का पैसा लेके गए थे हम। खैर, बात ऐसी कि कार्यक्रम 9 अगस्त का है, क्विट इंडिया डे, इसलिए आज एक पत्रकार परिषद हो रही है। ये जो 9 अगस्त है, ये 81st एनिवर्सरी है हमारे आज़ादी आंदोलन की, एक बहुत अहम संघर्ष की, कि वो 1942 का 9 अगस्त का जो आंदोलन था, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी अगुवाई की थी, वो एक निर्णायक मोड़ था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। और वो एक आखिरी बड़ी लड़ाई थी जिसके बाद में भारत को आज़ादी मिली थी। तो उसी क्रम में, उसी ट्रेडिशन को, आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाते हुए हम लोग ये बोल रहे कि डब्ल्यूएचओ क्विट इंडिया, बिल गेट्स क्विट इंडिया, या इस किस्म के जितने फार्मा कंपनीज जो आज इस देश और दुनिया पे राज करना चाहती है, अपना दवाइयाँ से लेकर वैक्सीन हमको लगाकर मरवाना चाहती है, वो सबके खिलाफ आज हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी हद तक ये बात जनता में फैली है, मगर अभी तक ये राजनीतिक दल और हमारे पार्लियामेंट तक बात नहीं पहुंची है। वो मैं मानता हूँ कि हमारी आगे की कड़ी होनी चाहिए, कि वरना हम लोग और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से जो हमारी बातचीत हुई है प्राइवेटली में, वो इस मुद्दे को समझ रहे हैं, मगर वो कैसे आगे लेके जाए वो भी कंफ्यूजन में है। क्योंकि जो ऊपर के पार्टी लीडर्स है, वो सब ये जालों में फंसे हुए लोग हैं। मगर मैं मानता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल लड़ाई, राजनीतिक दलों की लड़ाई हमको के साथ या उनके विरोध में ये लड़नी होगी, और वो आगे की लड़ाई की बात है। जहाँ तक ये बात है कि ये और एक पैंडेमिक आने वाला है, ये बिल गेट्स ने 2 साल पहले बोल दिया था कि द नेक्स्ट पैंडेमिक इज कमिंग एंड इट इज़ अ वेरी डेंजरस पैंडेमिक। ना रॉ को पता होता है, ना आईबी को पता होता है, ना आईएसआई, ना मोसैड, ना सीआईए, दुनिया की किसी लीडिंग खुफिया एजेंसी को पता नहीं होता, मगर बिल गेट्स को पता है कि आने वाला है। और व्हाट इज मोर डेंजरस, कि वो बोल रहे कि ये कोविड से ज़्यादा खतरनाक होगा। तो कोविड से लेकर एक प्रयोग तो उन्होंने कर लिया, और वो दूसरा अभी खतरनाक प्रयोग वो लोग 2025 में करने जा रहे हैं। ये ब्रिटेन में भी अनाउंस हो चुका है कि देयर इज अ पैंडेमिक वर्स देन कोविड कमिंग।
तो काफ़ी दुनिया के अलग अलग देशों में ये जो हेल्थ रिलेटेड जो उनके अफसर है, मिनिस्ट्रीज है, ये बोलने लगे हैं। तो ये भी संघर्ष के लिए अभी समय हमारी तो तैयारी जारी है, अवेकन इंडिया और जितने एलाइज है पूरे देश भर में। अमिताभ जी आइए प्लीज। प्लीज प्लीज कम। Amitabh Banerjee, who's been an inspiration for all of us during this movement, has come from Pune and joined us. So we thank him for being there. तो एक तो जो मैं बोल रहा था कि बिल गेट्स ये एक सिंबल है ये पूरे रॉटन सिस्टम का, जिसका हम लोग बोल रहे कि उसको भारत बिल गेट्स क्विट इंडिया एंड इफ ही कम्स टू इंडिया वी शुड हैव हिम इम्प्रिजन्ड, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ उस किस्म के फाइल हुए हैं। और इतना भी है कि बिल गेट्स को पैकेज करके एक दुनिया के एक बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट और ज्ञानी आदमी करके पेश किया गया था, मगर कोविड के 6 महीने के अंदर ही बिल गेट्स को दुनिया की जनता ने एक्सपोज कर दिया था। ये बात ओबामा के साथ वो पैकेज करके पूरा करवा देते हैं एंड देन दे ट्राई टू यूज देम, बट ओबामा फेल्ड, सिमिलरली बिल गेट्स हैज फेल्ड, क्योंकि कोविड ने हमको घरों में तो बंद कर दिया था क्वारंटाइन करके, मगर कोविड ने हमारे वो क्वारंटाइन के दौरान हमारी आंखें खुल गई थी, हमारे दिमाग खुल गए थे, हम लोग सोचने लगे थे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में। और ये पूरी जो योजना से हमको पूरे विश्व को आज वो कैद की तरफ लेके जा रहे हैं। तो साथियों मैं इतना कहूँगा कि अवेकन इंडिया मूवमेंट ने जो ऐतिहासिक काम कर रहा है उसके साथ आप जरूर जुड़िए, और आगे की जो कड़ी है और जो बहुत डेंजरस कड़ी है, जो पूरा पैंडेमिक ट्रीटी आ रहा है, और जैसे अंबर भाई ने कहा कि यू विल नॉट हैव एक्सेस टू योर जुडिशरीज इन योर कंट्री, आप कोर्ट में ही नहीं जा पाएंगे। एक बार वो WHO का पैंडेमिक ट्रीटी का कानून आ गया तो आपके नेशनल लॉज और आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो इतना खतरा मामला है। तो एंड ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, एंड ऑफ योर नेशनल लॉज, एंड ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, दैट इज व्हाट दिस पैंडेमिक ट्रीटी इज अबाउट। थैंक यू। थैंक यू फिरोज भाई। तो मैं अभी जो उनके साथ केस लड़े थे यहाँ पर मिस्टर योहान टिंगरा है, और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है WHO कैसा एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनको अभी माइक देता हूँ प्लीज। थैंक यू अंबर। सो आई विल स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट आदर पूनावाला। आदर पूनावाला ने मेरे पे और अंबर पे डेफेमेशन केस फाइल किया है थोड़े महीनों पहले फॉर रिकवरिंग 100 crore फ्रॉम अस, बिकॉज हम लोग ने उसको मास मर्डरर बुलाया। वेलकम नीलेश सर। Everyone, please give a warm welcome to Advocate Nilesh Oja. यही लॉयर है जिन्होंने हमारे साथ अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ फाइट करके पूरा महाराष्ट्र में जो भी वैक्सीन मैंडेट्स लगा था उसको रिवर्स किया, और अभी जो डेफेमेशन केस हुआ है मेरे और अंगर के अगेंस्ट, तो वो भी हमारे नीलेश सर ही फाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। जी, तो जैसे मैं बोल रहा था कि आदर पूनावाला ने मेरे और अंबर पे थोड़े महीनों पहले केस फाइल किया, तो वही आदर पूनावाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स में दावोस में जाके कॉल दे रहा है लास्ट 1-2 साल से कि पैंडेमिक ट्रीटी होना चाहिए, और उनके खुद के शब्दों में वो कहते हैं कि ये पैंडेमिक ट्रीटी के ड्राफ्टिंग में वो इन्वॉल्व रहे। और वन ऑफ द मेन चीज़ें जो आदर पूनावाला को चाहिए पैंडेमिक ट्रीटी में वो यही है कि ग्लोबल डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये पैंडेमिक ट्रीटी से आना चाहिए। तो अभी आदर पूनावाला क्यों चाहते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली अप्लाई हो? बिकॉज ये बस आदर पूनावाला का डिमांड नहीं है, मैं मीडिया में देख रहा था तो थोड़े और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी है जो भी सेम चीज़ चाहते हैं। तो इनको चाहिए कि वैक्सीन पासपोर्ट्स अभी जैसे हम लोग को लोकली यहाँ पे अप्लाई किया ट्रेन में जाने के लिए, पब्लिक एरियाज में जाने के लिए, फ्लाइट्स में जाने के लिए और दूसरी जगह में जाने के लिए आपको वैक्सीन पासपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसी तरीके से ये लोग अभी पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाके उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं ताकि एक कोई वैक्सीन बनाए तो सारी जगह चल जाए। तो फ्रॉम प्रॉफिट पर्सपेक्टिव और बिजनेस पर्सपेक्टिव उनके लिए पूरा चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो ये पैंडेमिक ट्रीटी में
मैंडेट से लेके वैक्सीन पासपोर्ट से लेके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से लेके सभी चीज़ों पे काम उसमें चल रहा है। और जहाँ तक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का बात है तो अंबर ने आर्टिकल 3 के बारे में बात किया। उससे भी और खतरनाक आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में वन हेल्थ करके एक इनिशिएटिव है जिसका फंडिंग गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी ये जो ग्लोबलिस्ट संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, ऐसे एंटिटीज ने उसका फंडिंग दिया है। वन हेल्थ के इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली ये लोग हेल्थ को हर एक चीज से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, क्लाइमेट से जोड़ रहे हैं, जानवरों से जोड़ रहे हैं, ताकि अगर कोई भी दूसरे हिस्से में कोई दिक्कत आ जाए, मानो कि अभी इन लोग ने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस बहुत बढ़ रहे हैं तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये बढ़ते गए तो उससे दूसरा पैंडेमिक आ जाएगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे वायरसेस पिघल के निकलेंगे बर्फ में से, आर्कटिक में से। ये टाइप के नैरेटिव ऑलरेडी चला रहे, मैं आपको ऐसे उदाहरण नहीं दे रहा, बट मेन चीज आईएचआर में ये भी डाला गया है कि पोटेंशियल वर्ड डाला गया है। तो एक्चुअली में हमने ये पूरे कोविड के टाइम में देखा कि एक्चुअल केसेस को उन्होंने कैसे फेक तरीके से दिखाया। पीसीआर टेस्ट पे लोगों को पता होगा कि उसका सीटी साइकिल बहुत हाई रखा गया, उसकी वजह से काफी नकली पॉजिटिव आए, जो कि जिनको कोविड का इन्फेक्शन था नहीं, बट नकली पॉजिटिव आके उनको केस घोषित किया गया और उसके बेसिस पे वो फेक आंकड़ों के बेसिस पे ये लॉकडाउन और हमारी सारी आज़ादियां छीनी गई। अभी उससे भी एक और कदम ये लोग आगे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नॉट जस्ट एक्चुअल केसेस बट पोटेंशियल भी रहेगा। अगर कोई स्कैर आ गया या थोड़े छोटे एरिया में कोई क्लस्टर आ गया केसेस का, उसके बेसिस पे भी ये लोग लॉकडाउन और दूसरे रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में ये लोग घुसा रहे हैं। अभी तक पास तो नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर तक इनका प्लान है, मई 2024 तक ये लोग पास करना चाहते हैं। तो ये वन हेल्थ का इनिशिएटिव मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज ये हेल्थ को बाकी सारे एरिया से जोड़ देता है। तो आई वुड से वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस एंड पैंडेमिक ट्रीटी इज दैट। बाकी सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ये लोग बहुत काम कर रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में। तो ये सब चीज़ें अगर पास होती है तो WHO के डायरेक्टर जनरल को पावर मिल जाएगा कि पैंडेमिक कब आएगा और कब जाएगा उसको डिक्लेयर करने का, उसको लीगल राइट मिल जाएगा। अगर जो भी कंट्रीज साइन करेगी उस पर वो बाइंडिंग रहेगा। सो दैट इज द बिगेस्ट डेंजर आई वुड से, बिकॉज अगर उनको पावर मिल गया कि पैंडेमिक कब जा रहा है वो डिक्लेयर करने का, तो इनडेफिनेटली ये लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनका पावर, कंट्रोल, प्रॉफिट्स वो सब मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये लोग। जहाँ तक WHO की पास्ट की बात है तो काफ़ी लोग आज ये सोचते हैं कि गेट्स और ये वैक्सीन लॉबी ने WHO पे रिसेंटली कब्जा किया है, बट ये गलत इंप्रेशन है। एक्चुअली WHO का जो गठन है वही आप उसको स्टडी करोगे तो ये ग्लोबलिस्ट संस्थाओं के द्वारा ही हुआ था। रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक्चुअली, डेविड रॉकफेलर ने उनकी खुद की ज़मीन दी थी WHO का हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए। तो ये पूरा चीज़ काफ़ी साल पहले जाता है। आप WHO का हिस्ट्री स्टडी करोगे तो तंबाकू की आज हम बात करते हैं तो आज सब मानते हैं कि तंबाकू से लंग कैंसर वगैरह होता है, बट एक समय ऐसा था जब आज जैसे वैक्सीन के लिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, प्रभावी है, एक टाइम पे डॉक्टर्स तंबाकू के लिए भी ऐसा बोला करते थे कि टबैको पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है, उसका कोई हेल्थ का नुकसान नहीं होता। तो वो टाइम पे भी WHO ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और टबैको का जो खतरनाक इफेक्ट्स था तंबाकू का, उसको डाउन प्ले करने के लिए। आज जैसे वैक्सीन वाले WHO को पैसा दे रहे हैं, वो टाइम पे भी जो लोग तंबाकू इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे वो लोग WHO को एडवाइस कर रहे थे या WHO को इनडायरेक्टली फंडिंग जा रहा था वहाँ पे। सो टबैको इंडस्ट्री को उनका कवर अप करने के लिए उनका डेंजरस हेल्थ इफेक्ट्स का WHO ने अहम भूमिका निभाया। फिर जहाँ तक न्यूक्लियर रेडिएशन की बात है तो फुकुशिमा का इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे जापान में न्यूक्लियर साइट था, उसमें लीक हुआ और काफ़ी डैमेज हुआ उसकी वजह से। तो वो टाइम पे भी WHO ने उसको कवर अप करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट के हिसाब से उसमें 10 लाख डेथ्स हुए थे और काफ़ी सारे थायराइड कैंसर, हज़ारों लाखों की थायराइड कैंसर के केसेस हुए थे। WHO के हिसाब से खाली 50 डेथ हुए थे और कुछ फ्यू थाउजेंड, 2-3 हज़ार थायराइड कैंसर के केसेस हुए थे। तो आप देख सकते हो कि WHO का पास्ट बिहेवियर, प्रेजेंट बिहेवियर बहुत सेम है। आज जैसे ये लोग वैक्सीन के लिए बोलते हैं कि नहीं, वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस होता है बट बहुत रेयरली होता है या वायरस से कम होता है, उसी तरीके से जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो वो टाइम पे भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, डेथ्स बहुत ही कम है, मतलब 50 तो डेथ ही हुए, एक्चुअली में डेथ्स 10 लाख
तक जा रही थी, वहाँ पे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की रिपोर्ट थी, वो पब्लिश हुई थी। फिर अगर हम लोग इनका स्वाइन फ्लू का स्कैंडल स्टडी करेंगे तो 2009 में जब स्वाइन फ्लू का इन लोग ने अनाउंस किया और लेवल 6 पैंडेमिक थ्रेट उसको डिक्लेयर किया, उसके पहले काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप करके रखा था कि अगर WHO लेवल 6 का थ्रेट डिक्लेयर करता है तब वो गवर्नमेंट्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पे एक्ट करना पड़ेगा और वैक्सीन लेने पड़ेंगे। और जो कंपनीज थी जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए वो सेम WHO के साथ भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने WHO को मैनेज करके वो पैंडेमिक डिक्लेयर कराया, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिगर हुए, उससे ये वैक्सीन कंपनीज को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण है हिस्ट्री में, आप जाके देखोगे तो WHO कोई आज ही बिगड़ा हुआ नहीं है। इतना हम बोल सकते हैं कि जितना होल्ड और इन्फ्लुएंस था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का और ग्लोबलिस्ट का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, वो पहले के हिसाब से आज बहुत ही वर्स हो गया है। इसके लिए हम सबको अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना चाहिए, बिकॉज बाकी देशों में मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि यूके में, यूएस में, यूके में अराउंड आई थिंक 10-15 लाख लोगों ने पिटिशन साइन किया कि यूके गवर्नमेंट को WHO का ट्रीटी साइन नहीं करना चाहिए। उसके बाद एंड्रू बिजन नाम के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में जाके इस पे बात की, तो वहाँ पे वो टाइप का अवेयरनेस है। यहाँ पे तो कोई MP MLA कोई ये बात को उठा ही नहीं रहा और पब्लिक में भी अवेयरनेस बहुत कम है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा अवेयरनेस का ही होना चाहिए, बिकॉज अगर ये सब चीज़ें नेक्स्ट ईयर तक पास होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये पास होगी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में भी मैं कह दूं कि उसका भी जो पहले मीटिंग्स हुआ करता था वो मेंबर स्टेट्स ही WHO के स्पॉन्सर करते थे। कुछ समय के बाद एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको स्पॉन्सर करने लगी, तो फाइजर, मर्क, ये सब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग्स वो लोग बैठ के स्पॉन्सर करते हैं वहाँ पे। सो इसके जो नतीजे होंगे अगर ये पास होता है तो हमारी आज़ादी के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए, सबके लिए बहुत खतरनाक है। तो सभी को काम करना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। एंड यस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू योहान। हमारे साथ है प्रोफेसर भास्कर रमन। ही इज़ एन IIT प्रोफेसर, IIT मुंबई प्रोफेसर, और काफ़ी एक्टिव रहे वो कोविड टाइम में लोगों को सच बोलने में। तो वो आपके सामने रखना चाहता है क्या WHO ने 3 मर्डर किए कोविड टाइम में, तो क्या मर्डर है ये वो डिटेल में बताएंगे आपको। हाँ सॉरी, और WHO का ही इक्विवेलेंट अभी हमारा इंडिया में टीम बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UHO, तो उनके भी वो मेंबर है, और उनके साथ जो डॉक्टर अमिताभ बनर्जी है वो चेयरमैन है UHO के। सिंस WHO ऐसा फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है तो हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं और अभी सब कंट्रीज को उसमें इनवाइट कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए। ओवर टू भास्कर रमन। Thank you, Ambarji. By profession, I am a engineer and also a teacher. I am a professor. तो मैं 3 चीज बताऊंगा। 3 simple things I'll tell of why WHO is no longer an organization which is credible. WHO ने 3 मर्डर किया है। पहला मर्डर है math murder. I'm an engineer, so I can talk with authority about numbers. WHO, since the beginning of the declaration of COVID pandemic, उसने मैथमेटिक्स का मर्डर किया है, गणित का मर्डर किया है। मैंने एक बुक लिखा है, मैथ मर्डर इन मीडिया मैन्युफैक्चर्ड मैडनेस। WHO has led this from the forefront. ये मैथ मर्डर शुरू हुआ मार्च 2020 में, जब टेड्रोस ने ये कोविड का खतरा जो है उसको बहुत बढ़ा के, एग्जैजरेट करके दुनिया को डरा दिया। उसके बाद आज तक उसने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। टेड्रोस ने बोला कि कोविड जिसको भी आता है उसका चांस का डेथ है, चांस ऑफ डेथ इज 3.4% is what he said. I won't get into the technical details, but that is a very false statement to say. हमको तो पता है कि if that had been true, 1 in 30 people who we knew would have died, but that's hardly the case. Definitely not the case, even in densely populated places like Mumbai and even Dharavi. In fact, the densely populated places में deaths काफी कम रहे हैं।
तो पहला तो मर्डर डब्ल्यूएचओ ने जो किया वो मैथ का मर्डर हुआ. सेकेंड मर्डर from the beginning of declaration of COVID pandemic, the murder which has been committed by WHO is murder of basic biology. I am not a biologist, but I have studied 11th class biology, 11th and 12th. I have taken biology, and everybody knows that immunity after natural infection from a virus is durable. That is the best protection anybody can get. इन्फेक्शन के बाद जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो आता है वो सबसे मजबूत रहता है. एंड नो वैक्सीन, इनफैक्ट all the traditional vaccines, the basis of traditional vaccines is this principle, which is after exposure, your body builds immunity. Traditional vaccines, for example, rabies, all the vaccines which are given for real deadly diseases, they consist of attenuated virus, which is the basis for giving immunity to the body. However, when WHO declared this pandemic of COVID-19, from the beginning it has been saying no one is safe until everyone is safe. This has been the tagline. जब तक हर कुछ आदमी को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, तब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होगा. This has been the line. It is there on WHO website to this day. It is completely false. एक बार जब आदमी को इन्फेक्शन आके बच जाता है, then after that he or she is protected. So it goes against WHO statement, goes against basic biology, and that's the second murder which WHO has committed. And the third is, in fact, the most important in some way. It has committed murder of basic ethics. Basic medical ethics is one of informed consent. किसी भी मेडिसिन या मेडिकल प्रोसीजर किसी को भी करना है, informed consent is the basis. It is there in international law. It is there in our constitution. हमारे constitution के हिसाब से you cannot even give तिरुपति लड्डू to anybody forcibly. आप रोटी भी खिला नहीं सकते किसी को जबरदस्ती. इस सिचुएशन पे पूरे दुनिया में ये वैक्सीनेशन मैंडेट्स के रूप में जो आए थे, that has been promoted by WHO. It is in fact continuing its promotion with all this talk of vaccine passports, when it is very clear that vaccine has no role in the spread of the COVID-19 disease. So 3 murders WHO has committed: basic mathematics, basic biology, and basic medical ethics. And these are 3 simple reasons why WHO should no longer be in India. अभी मैं माइक दूंगा डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का. ये खुद एपिडेमियोलॉजिस्ट रह चुके हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन देखते हैं. ये आर्मी में सर्विस कर चुके हैं. काफ़ी सारा इन्होंने एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स स्टडी किया है, देखा है, हैंडल किया है सक्सेसफुली. और कोविड के टाइम वो भी काफ़ी सरप्राइज थे. बाद में उन्होंने बुक भी लिखा, द थर्ड आई, काफ़ी अच्छा बुक लिखा. तो आप एक एक्सपर्ट से सुनिए क्या क्या गड़बड़ किया WHO ने कोविड पैंडेमिक जो डिक्लेयर करके. प्लीज. Thank you, Amberji. Thank you everyone for giving me this platform. As an epidemiologist, अभी मैथमेटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर ने मैथ्स का मर्डर बताया. तो मैं अभी एपिडेमियोलॉजी का जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, हमने जो 40 साल से जो क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी के प्रिंसिपल्स का मर्डर कैसे किया है इस पैंडेमिक में, उसका मैं संक्षेप में बताऊंगा. पहली बात है डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक. स्वाइन फ्लू के पहले पैंडेमिक का डेफिनेशन होता था कि जिसमें कि यंग एंड हेल्दी पीपल का मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा हो. एल्डरली में तो कोई भी वायरल डिजीज एल्डरली को लिए खतरा होता है, वो हम हमेशा पढ़ते आए हुए हैं. तो इन्होंने डेफिनेशन चेंज करके ये किया कि एनीबडी विथ वायरस विच इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज कैन बी डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक. अभी आप देखिएगा कॉमन कोल्ड वाइड स्प्रेड है, हर 2 महीने 3 महीने में होता है. अब उसको अगर आप पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो तो इज इट लॉजिकल?
और अगर अभी कोविड का देखा जाए अमंग हेल्दी पीपल कॉमन कोल्ड जैसा ही उसका ये है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, हेल्दी लोगों को कुछ नहीं होता है। एल्डरली लोगों को भी स्टार्टिंग में जो उन्होंने डेटा प्रोजेक्ट किया था, इटाली से लिया था, नर्सिंग होम से डेटा लिया था, 80 इयर्स एवरेज एज ऑफ डेथ ऑफ वाज 80 इयर्स, और उसमें से उन्होंने 5% 10% मोर्टालिटी करके मॉडल बना के उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डरा दिया कि इट इज़ अ वेरी लिथल डिजीज। उसके 3 महीने के अंदर ऑफ द पैंडेमिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जय भट्टाचार्य, जॉन यूनिट्स ने सीरो सर्वे किया था, उससे पता चला था कि मोर्टालिटी इज 0.3%, क्योंकि कई लोगों का इन्फेक्शन हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कम्युनिटी में, सीरो सर्वे से पता किया तो उससे डिनोमिनेटर बढ़ गया और उससे 0.3%। उसके बाद दूसरे कंट्रीज में जो हुए, हमने अब हमारे कंट्री में भी किए हैं सीरो सर्वे, हमारे कंट्री में 0.05 0.1 आ रहा है, और आज के तारीख में up to 70 years of age, up to 69 years of age, the mortality from infection with the coronavirus is 0.03 to 0.05. अभी 0.03 to 0.05 mortality up to 69 years। अभी सोचिए, हमें एल्डरली हुआ, इंडिया का 97% पॉपुलेशन 70 इयर्स के नीचे है, खाली 3% पॉपुलेशन। तो इसीलिए अभी जो एक बार लैंडसेट में भी अभी आर्टिकल निकला है कि इंडिया का डेथ इज अंडर रिपोर्टेड, लैंडसेट का एडिटोरियल आया था, उसको मैंने लिखा है, लेटर लिखा है लैंडसेट को, अपना कैलकुलेशन से बताया कि ये हो ही नहीं सकता है, 0.03 या 0.05 भी हम लेंगे और पूरा हम 140 करोड़ को भी लगा देंगे, 70 इयर्स पॉपुलेशन 97% ये है, तो ये इतने केसेस डेथ हो ही नहीं सकते हैं। वो लेटर का जवाब आज तक नहीं दिया उन्होंने। और ये एक तो पैंडेमिक का उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया, दूसरा क्या किया, केस का डेफिनेशन चेंज किया है। किसी को भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता उसको केस डिक्लेयर कर दिया, उससे केसेस बढ़ जाएंगे। एपिडेमियोलॉजी में ऐसा कहीं नहीं होता, मैंने खुद आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेट किए हैं, बैक्टीरियल निमोनिया मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं, मेरे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, मैंने उसको बोला कि आप थ्रोट से स्वैब क्यों नहीं लेते हो, आप वो क्या करता था, ब्लड से कल्चर लेता था कि ब्लड में अगर बैक्टीरिया होगा निमोकॉकस तभी उसको हम केस बोलेंगे। हमने बोला थ्रोट से लो, आप सबको ब्लड ले रहे हो, या बोलता नहीं, many healthy people carry so many viruses, so many bacteria, that does not mean he is or she is suffering। अभी तक मेरे को याद है उसने ये एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है एपिडेमियोलॉजी में कि many bacteria are carried that unless you have symptoms you cannot be declared a case। और अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक में क्या किया उन्होंने, किसी का भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कितने भी साइकिल्स में वो उसको केस करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, उसका क्वारंटाइन कर दिया, उसका मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमारे यहाँ इतने डिजीज है, स्टेफिलोकोकल हम कैरी करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट में कैरी, ऐसे करेंगे तो आप कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ा बेसिक। तीसरा उन्होंने मर्डर जो किया एपिडेमियोलॉजी का, कॉज ऑफ डेथ। अभी कॉज ऑफ डेथ में क्या है, दिस इज वायरस एज वाइड स्प्रेड। अभी एवरी डे हमारे यहाँ 25,000 लोग डाई ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस, हार्ट अटैक से मरते हैं, स्ट्रोक से मरते हैं, एल्डरली मरते हैं। अभी किसी के भी थ्रोट में अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उसको कॉज ऑफ डेथ में कोविड लिखा है, तो उससे पैनिक लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तक है, ऑन रिकॉर्ड है कि गनशॉट वुंड से यूएसए में, न्यूजीलैंड में पीपल डाई ऑफ गनशॉट वुंड, उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव किया, कॉज ऑफ डेथ गनशॉट वुंड नहीं लिखा, कोविड डेथ में डाल दिया उसको। ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कोविड डेथ में डाल दिया। तो ऐसे करके उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम पावर दे देते हैं, बिगर पावर का उन्होंने इतना हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, बिगर कोई ट्रीटी के उन्होंने किया है। जस्ट अगर ट्रीटी कर देंगे, अभी तक उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था, खाली एडवाइजरी पावर था। खाली एडवाइजरी पावर में ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर स्वीडन और जापान और बेलारूस, 2-3 कंट्री को छोड़ के जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को कन्विंस कर लिया है, सबको क्वारंटाइन, सबका स्कूल बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, ऑन दिस फॉल्स फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक, फॉल्स डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अगर पैंडेमिक ट्रीटी साइन कर दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, तो उनके पास आप सोच सकते हैं कि कितना पावर हो जाएगा। और उन्होंने अभी कई चीजें उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट्स हुए दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पैंडेमिक ट्रीटी एंड अ सर्वेलेंस स्टेट।
आधार कार्ड से स्टार्ट हुआ, आधार के बाद आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट हुआ, आपको अभी डिजिटल हेल्थ कार्ड हुआ, डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट हुआ, यूरोप ने पास कर दिया है। ये सबको लिंक कर देंगे, जैसे आपका कार का होता है आधार, जो चैसिस नंबर से आपको इंश्योरेंस कब ड्यू है, आपको फास्टैग नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे, आपका भी स्टेटस हो जाएगा एक आपके कार्ड जैसा। आप भी कहीं मूव नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ये पूरा अप टू डेट वैक्सीनेशन नहीं हो आपके पास। ऑल दीज प्रोविजंस आर बीइंग बिल्ड अप। इसमें काफ़ी हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो पैंडेमिक ट्रीटी में उनका जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ है, वो भी एपिडेमोलॉजी के अगेंस्ट है। एपिडेमोलॉजी स्टडीज द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पीपल, कंट्रीज, टेरेन, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी। वन हेल्थ हो ही नहीं सकता, वन साइज कैनॉट फिट। अभी आपने पैंडेमिक में देखा कि वहाँ के मोर्टेलिटी मोबिलिटी ज़्यादा था क्योंकि एल्डरली ज़्यादा थे, ओबिसिटी ज़्यादा था। Obesity is 3 times higher than Asian and African countries. West उनके obesity was the main factor for deaths and old age. हमारे young population थे, हमारे यहाँ deaths कम हुए। तो how you can have one size fits all? अगर वहाँ पे जो measures लगाते वो measures यहाँ नहीं लागू होंगे। यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी अभी देखिए कितना इन्होंने, साइंस तो छोड़िए, कॉमन सेंस को भी इन्होंने बाहर फेंक दिया। अभी देखिए इट इज़ अ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, हमने मान लिया, चलो वो कहते हैं, उसके लिए उन्होंने लॉकडाउन किया। हमारे कंट्री में हाउसिंग इज़ वेरी पुअर। बाहर जो लोग काम करते हैं, अपने ठेले में काम करते हैं, पेवमेंट में काम करते हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू डेंसिटी, पॉपुलेशन कंजेशन, तो दे आर नॉट, दे कैन नॉट स्प्रेड। अभी उनको सबको घर में बंद कर दोगे, एक घर कमरे में 10 लोग रहते हैं, तो आपने कॉमन सेंस भी यूज नहीं किया। मास में पुलिस ने कितने एट्रोसिटीज किए। तो ये अगर बिगर पैंडेमिक ट्रीटी के अगर हम ये सब कर सकते हैं, तो अगर पैंडेमिक ट्रीटी आ जाएगा तो हमको, इसीलिए इसको ना साइंटिफिक बेसिस है, ना कॉमन सेंस है, ना ह्यूमन एथिक्स है। तो ये हर एंगल से इसको डिबेट होना चाहिए। आई मीन इट शुड बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट, इट शुड बी डिबेटेड इन सिविक सोसाइटी, इट शुड बी डिबेटेड अमंग लीगल एक्सपर्ट्स, अमंग बायोएथिसिस्ट। उसके बाद इसको किसी एंगल से, और जो WHO इज अ अनइलेक्टेड बॉडी, दे आर सेलेक्टेड बॉडीज, दे आर नॉमिनेटेड। अभी जो टेड्रोस है, ही इज नॉट इवन अ डॉक्टर, ही इज जस्ट फ्रॉम इथोपिया, उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। बिल गेट्स का कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। भास्कर रमन कहते हैं कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मेरे में बिल गेट्स का भी नहीं है, तो ऐसा ही लोहा लोहा कोई काटता है। तो क्योंकि डॉक्टर लोग इतना, अभी आशुतोष जी ने भी एक वीडियो दिखाया और भास्कर, वो सुनील धन ने भी दिखाया कि डॉक्टर्स लोग थिंकिंग नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। इंजीनियर लोग का थिंकिंग ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा थिंक नहीं कर सकता है, वो ह्यूमन बॉडी तो वही है ना। अभी 2 आँख, 2 आँख, 2 कान, तीसरा कान तो नहीं लगा सकता है। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी फेल हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस डिजीज होगा। और यही हो रहा है। हम ज़्यादा रिसर्च करेंगे अपने बॉडी में, जो कि नेचुरोपैथी है, उसको हम जितना इंटरवीन करेंगे, हम इंडस्ट्री के साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इंजीनियर्स का नहीं है, दे कैन डू एनीथिंग, द स्काई इज द लिमिट। बट इफ वी टेम्पर टू मच विद द ह्यूमन बॉडी, तो हमारा इतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, हमको बॉडी के सीमित में ही रहना पड़ेगा। सो थैंक यू। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, अभी आप सब लोग को बता दूं, सर ने काफ़ी अच्छा बोला। क्या ये पैंडेमिक में मालूम कैसा पड़ा क्या किसी को कोविड है? RT-PCR टेस्ट। अभी हमने पहले भी ये फोरम में बताया है, RT-PCR टेस्ट एक डेड वायरस का टुकड़ा बताता है। सो जो आदमी पॉजिटिव आया उसके में तो डेड वायरस है वो, तो उसको लेके क्वारंटाइन कर दिया आपने। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है वही एक फ्रॉड है, जो जिसने इन्वेंट किया कैरी लिविस ने, उसने ही बोला कि इसको आप नहीं यूज कर सकते हो डायग्नोस्टिक के लिए। तो ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड है RT-PCR का, वहां पर सर के साथ अवेकन इंडिया मूवमेंट ने केस भी फाइल किया है मुंबई हाई कोर्ट में, और यही इन लोग वापस यूज करेंगे अलग पैंडेमिक्स में, तो इसको भी हम लड़ रहे हैं। दूसरा चीज है क्या, एक अभी आपने देखा है क्या, 300 रुपये का बैग्स 3000 रुपये में म्यूनसिपलिटी खरीद रही है। ईडी ने इंक्वायरी चालू किया, 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लेके 350 करोड़ में म्यूनसिपलिटी ने लिया दहीसर में। तो इतने सारे इसमें जो फ्रॉड्स हुए कोविड में, कोविड के नाम पे इतने सारे पैसे लूटे गए हमारे, वो अभी सब बाहर निकल रहे हैं। और इसमें एक जोक भी है, जो कोविड सेंटर्स बने थे
वहाँ पर एक भिखारी एक डॉक्टर को पाके बोलता है कि भाई मेरे को वहाँ डाल दो, वहाँ तो मज़े में खाना पीना मिल रहा है, एसी है, सब मज़े में रह रहे हैं, तो मुझे वहाँ डाल दो। तो बोलता है तेरे पास 2,000 रुपये है आरटीपीसीआर टेस्ट करने को? वो बोलता है नहीं, इतने पैसे तो नहीं है। तो नहीं है तो तेरे को कोविड नहीं है, तो बैठ इधर चुपचाप। तो ये पैंडेमिक था, ये आरटीपीसीआर का पैंडेमिक था। जिसके पास पैसे है, जो टेस्ट करा रहा है, वो पॉजिटिव जा रहा है, वो भी पॉजिटिव मतलब उसके बॉडी में डेड वायरस है, वो किसी को इन्फेक्शन कर नहीं सकता, और उसके बेसिस में पैंडेमिक चलाया गया। तो अभी मैं एडवोकेट नीलेश ओझा सर को देता हूँ। सर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्या लोगों में बहुत डर है क्या, अगर कोई जाके पैंडेमिक टीटी साइन करता है WHO में जाके, तो वो हमारे यहाँ पर लीगल बाइंडिंग है क्या नहीं है, और हम हमारा जो फंडामेंटल राइट्स वो बोलते नहीं रहेंगे, वो अपना इंडिया में किस हिसाब से हम उसको टक्कर दे सकते हैं। ओवर टू यू सर। अपने भारत के संविधान के हिसाब से मेरे हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का कोई भी मतलब सर्वोच्च पद पे बैठा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ये कोई भी व्यक्ति देश के संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी ट्रीटी जिससे हमारे देश को गिरवी रखा जाए, देश के लोगों के अधिकारों के संवैधानिक प्रोटेक्शन के खिलाफ जाकर ये कोई भी ऐसी ट्रीटी साइन करने का अधिकार नहीं है। और ये आपको मैं नया नहीं बता रहा हूं, ये विषय सुप्रीम कोर्ट ने, राम जेठमलानी जी ने एक केस फाइल किया था, आप सबको पता होगा, सारे लीडर के स्विस बैंक में अकाउंट है, कोरोना का चोरी करेंगे, करप्शन करेंगे, हमारे मिनिस्टर लोग कहाँ पैसा रखेंगे? स्विस बैंक में। तो ये स्विस बैंक के अकाउंट का, ब्लैक मनी का एक्सपोज करने के लिए पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ तो सरकार के तरफ से, बाकी तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया कि हमारी ट्रीटी है स्विस गवर्नमेंट के साथ कि हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली चीज हमने पढ़ा है सब, ऐसी कोई ट्रीटी है नहीं, और अगर है तो वो नल एंड वाइड अल्ट्रा वायर्स विशिएटेड है, क्योंकि वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ का असली मालिक कौन है? हम, ये देश की जनता। आर्टिकल 19 के तहत राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू नो है। इस देश की जनता को हर चीज जानने का अधिकार है। को सिर्फ एक्सेप्शन क्या है? भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, हमारे कितनी सेना कहां लगी हुई है ये नहीं बताएंगे आपको, और न बताना भी नहीं चाहिए। एक आधा अगर गद्दार निकल गया, मतलब अभी जैसे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है राजेश भूषण, वो देश के जनता के हित से ज्यादा उनको बिल गेट के हित की चिंता है। तो ऐसे कोई देशद्रोही हो गए तो वो हमारी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं शत्रु राष्ट्र को। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? ये हमारा राजेश भूषण। सेकंड आरोपी कौन है? हमारा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो ऐसे जो लोग हैं, तो इनके लिए दो वर्ड है, देश का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से, दुश्मन से ज्यादा खतरा है हमें देश के इन गद्दारों से। तो ये जो लोग हैं, ये ऐसा कुछ भी करना चाहे, या फिर ऐसे तत्व अगर हमारे समाज में भी है जो उनके चापलूस है, चाहे वो दरबारी मीडिया हो या अन्य कोई हो, कि जिन्होंने
इस देश की जनता को सच नहीं मालूम होने दिया। केवल और केवल फार्मा माफिया, वैक्सीन कंपनियां, बिल गेट्स, WHO, इनका भला हो, इनका फायदा हो, ऐसे ही निर्णय लिया, ऐसे ही चीजें डेलिबरेटली बताई। तो ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों के वजह से, ऐसे लोगों को देश की आंतरिक जानकारी ना मिले, यहां तक ठीक है, लेकिन ये देश के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाके जबरदस्ती वैक्सीन देना हो या और भी कोई निर्णय हो, ऐसी कोई भी ट्रीटी, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार, फिर से रिपीट करता हूं, ना प्राइम मिनिस्टर को है, ना इस देश के राष्ट्रपति को है। सबको कानून के दायरे में काम करना है। लॉ के बाहर जो जाता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो आरोपी है। ये मैंने कह रहा है, देश का कानून कह रहा है। तो ये मेरे हिसाब से चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड, जैसा बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान है, कानून है, ये जनता के हित के लिए बनाए गए। लेकिन इस देश की जनता को कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनको खुद के अधिकारों की जानकारी नहीं है। इसके लिए ये सरकारी अधिकारी और ये राजेश भूषण जैसे ये देशद्रोही, इनको अत्याचार करने का चांस मिल गया है। तो ये अन्याय, अत्याचार ये कब दूर होगा? जब इस देश की जनता जागेंगी। और कितने बार बेवकूफ बनाओगे? अब्राहम लिंकन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, आप वही 10 लोग मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकते, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता, लेकिन उन्हीं लोगों को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये हमको जो इतने दिन से बेवकूफी पे बेवकूफी चालू है इनकी, ये चलने वाली नहीं है। दूसरी चीज, एक बात आप और गौर कर लो, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ का जजमेंट है, उसको बोलते हैं राइट टू प्रिवेसी जजमेंट, पुट्टू स्वामी का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, राइट टू प्रिवेसी देश के कोई भी ना, उसका अधिकार है, उसको अपनी पर्सनल बातें वो किसी को नहीं बताएगा, उसको क्या दवाई लेना है नहीं लेना उसका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया, कोई भी देश का अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ये इनके एजेंट्स, WHO के, बिल गेट के, ये तुम्हारे कॉर्पोरेशन वाले, ये आपको ये सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने वैक्सीन क्यों नहीं ली। इन्होंने तो बहुत शुरू किया था, घर पे आकर पूछ रहे थे, मेरे भी पास आए, बोले वैक्सीन आपने क्यों नहीं ली? मैंने कहा आप पूछने वाले कौन? नहीं, बोले हमको बोला है। बोला तेरा नाम बता पहले। बोले क्यों? मैंने तेरे पर केस करना है मुझे। तो नाम ही नहीं बताए, भागने लगे। बोला ऐसा नहीं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तुम्हारी। फिर वो चले गए। जानने के बाद वहां से उन्होंने ऊपर जाके बोला कि नहीं मान रहा, तो बोले ठीक है चलो, बड़े को, ये जैसा एक वाला मार खा के जाता तो दूसरे को, सीनियर को भेजा। फिर वहां के डॉक्टर ने फोन किया, बोले साहब आपने वैक्सीन क्यों नहीं दिया? बोला पहले नाम बताओ आपका। बोले क्यों? मैंने आपको लीगल नोटिस देता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों नहीं लिया करके। फिर बोले नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं, ये नहीं। बोला सिंपल है। देखिए, ये जो इतने सारे, चाहे डॉक्टर बैनर्जी हो, अपने प्रोफेसर भास्कर रमन हो, योहान आंबर भाई, डॉक्टर छेड़ा से लेके जितने लोग हैं, ये सभी लोगों के कलेक्टिव प्रयास के वजह से हम कई लोगों की जानें बचा पाए। और जैसा आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने शुरू में जो किया, मैं पहले वो वाला राइट टू प्रिवेसी वाला जजमेंट कंप्लीट करता हूं। उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को रिलाय करके जैकब पुलियल में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, राइट टू प्रिवेसी में आता है, आप वैक्सीन लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये संवैधानिक अधिकार है। अब उस संवैधानिक अधिकार के खिलाफ में जाके ये देश में कोई कैसा साइन कर सकता है पैंडेमिक ट्रीटी को? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम भी उनका असंवैधानिक काम था, फिर भी जब तक सुप्रीम कोर्ट वो खारिज नहीं करता तब तक इन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया।
तो आगे चल के ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से प्रिकॉशन लेना जरूरी है। प्रिकॉशन यही ले सकते हैं, सभी लोग एक एक जो पत्र बना है, एक एक ईमेल भेजो, रेगुलर भेजो। और दूसरी चीज, पहले जिन्होंने गलतियां किया है उनके प्रोसिक्यूशन का, उनके ऊपर कार्रवाई का, उसको थोड़ा फोर्स कीजिए। लास्ट टाइम आपने देखा, मैं आपको बता रहा हूं, जितने हमारे काम थे उसमें दो चीजों ने हमको सबसे ज्यादा मदद किया, ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और मैं आज न इसके माध्यम से सारी जनता से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग अपने सारे आपस के प्रेजुडिस भूल जाओ। एक इंसान को, दूसरे इंसान को, मानव जाति के लिए काम करना, इंसानियत को बचाना है। वो हिंदू, वो मुसलमान, वो मोदी समर्थक, वो मोदी विरोधक, वो राहुल गांधी समर्थक, राहुल गांधी विरोधक, कांग्रेस, बीजेपी, सब भूल जाओ, बाजू में रखो। जिंदा बचोगे तो आपको बाद में आपस में लड़ने का बहुत मौका मिल जाएगा, अगर आपको लड़ना है तो। लेकिन अगर इनके गुलाम बन गए तो इस बार अगर गुलाम बनोगे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे से इस बात को समझ लो। और पुराना जो सक्सेस है, ये देश की सभी जनता जान ले, जब इनका मैंडेट था तो मजबूरी में लोग ले रहे थे। बेचारे कुछ लोगों ने तो जान भी बचानी है और उनको ट्रैवलिंग भी करना है, रोजी रोटी का सवाल है, तो कुछ लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट लिए, कुछ लोगों ने ओरिजिनल लिए। तो हितेश कड़वे जैसे, डॉक्टर स्नेहल उरांव जैसे बेचारे मर गए। तो ये जो हुआ है उसमें आप एक बात गौर कीजिए कि इन्होंने सारे मीडिया में एक ही नैरेटिव चलाया, आपको बचना है, वैक्सीन के सिवा ऑप्शन नहीं है। एक झूठा। साइंस क्या कहता है? बाजू में एक्सपर्ट बैठे, गवर्नमेंट आर्मी में इन्होंने कई पैंडेमिक को हैंडल करके सक्सेसफुली हैंडल किया। क्या है रिसर्च, क्या है बाद में? ये जहां पर ज्यादा वैक्सीन वहां पर ज्यादा डेथ, तो ये झूठा था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, सबसे ज्यादा डेंजरस वो निकला। कोरोना से मरने की डेथ रेट कम, इनसे जो मरने का डेथ रेट तो छोड़ दीजिए, जो साइड इफेक्ट है वो भी ज्यादा। कितने टाइम ज्यादा? 98 टाइम ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उनका ही रिसर्च है, हमारा तो है नहीं। तो ये ऐसे जितनी बातें आई इस पे से सब मालूम पड़ा कि कुछ भी नहीं था। इसके दो ही रीजन थे। एक, वैक्सीन कंपनियों को प्रॉफिट दिलाना। जैसा आदर पूनावाला का प्रॉपर्टी पैंडेमिक में 2 लाख करोड़ से बढ़ गया और आम आदमी गरीब होता चला गया। गरीबों को, बेचारों को तुमने दुकान नहीं लगाने दिया और बाद में मालूम पड़ा कि तुम्हारा सब बोगस साइंस है, ये लॉकडाउन से कोई उसका इफेक्ट होता ही नहीं है। ऐसे ही हमारे राइटिंग में लिख कर दिया कि लॉकडाउन से कोरोना पर कोई असर नहीं पड़ता, हमारे पास में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। WHO ने कहा कि लॉकडाउन एक बेवकूफी है, तो अनसाइंटिफिक है। तो ऐसा सब होने के बावजूद भी ऐसे मैंडेट लगाकर लोगों की रोजी रोटी छीनी गई, उनकी जिंदगियां छीनी गई, उनका भविष्य खतरे में डाला गया। क्यों डाला गया? तो अभी दिख रहा है सामने रिजल्ट। FIR रजिस्टर हो गया, ईडी अरेस्ट कर रही है, एक के बाद एक सब नंबर लग रहे। सुजीत पाटकर अरेस्टेड। अभी कल तुम्हारे मुंबई की मेयर थी किशोरी पेडनेकर, उस पर भी FIR दाखिल हो गया। तो ऐसे अभी रोज नए नए आ रहे। और ये बात तो हम 2 साल से कह रहे हैं, इनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हमने फाइल किया। मदन दुबे, रशीद खान पठान, अंबर भाई, इनके ही कंप्लेंट्स है। हाईकोर्ट में PIL, योहान टेंगरा, फिरोज मिठीपर वाला, इनके ही है। हाईकोर्ट ने भी डिक्लेयर किया तुम्हारा इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इससे सब ये साबित होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जनता को, इस सिटीजन्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि जनता बेवकूफ है, हम कुछ भी कर लेंगे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। और इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है
कि हम भगवान के पास से एक एग्रीमेंट लिखकर लाए हैं ये लोग कि कितना भी अन्याय कर लेंगे तो इनको कोई कुछ करने वाला है नहीं। तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है। ये ऐसे इतिहास गवाह है कितने अत्याचारी पापी माइटी किंग आए, चला उनका कुछ दिन राज, बाद में सब खत्म हो गए। उनके जो हाल हुए आप इतिहास पढ़ लो, फिरौन का इतिहास पढ़ लो। तो भगवान जो है, नेचर है, आप उसको जो भी नाम दे दो, ये जैसा न्यूटन्स लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर आप मिट्टी खोदोगे तो बाजू में उसी मिट्टी से पहाड़ बनेगा, बैलेंस होता रहता है। प्रकृति अपना बैलेंस करते रहती है। जितना पाप उधर बढ़ेगा उतना ये आप जैसे ऐसे लोग और खड़े होते रहेंगे और एक दिन उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये सिर्फ हमको इतना करने की जरूरत है, जैसा हमने पिछली बार सक्सेस हासिल किया। पिछली बार पूरा मीडिया उनके साथ था। देश का एक भी बड़ा नेता, कोई डॉक्टर, ऐसे मतलब जो इनके सो कॉल्ड इनके मीडिया पे आ रहे थे, बाकी को तो ये क्या कर रहे थे, सेंसर कर रहे थे। एक भी ऐसा नहीं था जिन्होंने ऐसा कहा नहीं होगा कि वैक्सीन लो, वैक्सीन के सिवा आप बच नहीं सकते, वैक्सीन के बगैर नई लहर आने वाली है। सब ये आपको नैरेटिव सब चूरन देते रहे। हम लोग क्या करते रहे, हम लोग सच्चाई बताते रहे। हमारे पास में क्या था, हमारे पास में सिर्फ पर्सन टू पर्सन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इतना था हमारे पास। उसके बेस पे हमने क्या किया, जैसे वो इतना बोलने के बाद भी सिर्फ मैंडेट के वजह से लोग ले रहे थे। ये कब साबित हुआ, जिस दिन जैकब पुलेल का जजमेंट आया, जिस दिन योहान और फिरोज भाई के पिटीशन में हियरिंग के दिन कोर्ट ने उनको प्रूफ मांगा। बताओ आपके पास में क्या साइंटिफिक प्रूफ है, आप ये मैंडेट लगा रहे हो, वैक्सीन कंपलसरी कर रहे हो। बोले हम बाद, कोर्ट ने कहा बाद में नहीं, कल सुबह 12 बजे लेकर आने का। 12 बजे वो लेकर आने से पहले भारत सरकार एक लेटर देती है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मैंडेट हटा दिए हैं, अभी कोई मैंडेट रहेगा नहीं। उसके बाद में जैकब पुलेल का जजमेंट आ गया। उसके बाद में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बूस्टर लेने से मना कर दिया, बोला कचरे के डब्बे में डालो आपके बूस्टर को। फिर क्या हुआ, हमारे देश में कोई नई लहर नहीं आई, कोरोना की कोई लहर नहीं आई। और जिन जिन देशों में हुआ, सेकंड बूस्टर, थर्ड बूस्टर, फोर्थ बूस्टर, वहां पर वेव के ऊपर वेव, कोरोना वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ज्यादा डेथ। अब इतना सब मालूम होने के बाद अगर राजेश भूषण जैसा पर्सन ये कहता है कि इसके लिए हमको अभी ट्रीटी पे साइन करना पड़ेगा कि आगे चल के लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन देने में कोई ऑब्स्टेकल ना रहे, तो इससे बड़ा देशद्रोही कौन रहेगा? ये अभी देश की जनता को सोचने की जरूरत है। और देश की जनता जितना जागेगी उतना इन पापियों के हौसले पस्त होंगे, ये बैकफुट पे आएंगे। और बाद में फिर वही वो पहले उनकी फेवर की बात करने की, फिर पब्लिक का माहौल दिखा कि फिर नैरेटिव चेंज, नहीं मैं पहले से विरोध कर रहा था उसको, वो थोड़ा सा क्या हो गया, हमको हमारे नीचे के अधिकारियों ने थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो उनको ये डिफेंस ना बचे करके हम रोज उनको ईमेल भी करते हैं, नया रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। ये ब्लैक लिस्टेड बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन का कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश के निर्णय में हस्तक्षेप ना हो, इसका भी लेटर दे दिया है। तो आशा है कि जल्दी ही वो लोग जाग जाएंगे, नहीं जागेंगे तो फिर उनको जगाने के और तरीके हैं। फिर ये लोकतंत्र है और हमारे देश में अहिंसा के और कलम के बहुत पावरफुल वेपन्स जन आंदोलन के उपलब्ध है। अभी नहीं मानेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस बार
जैसा वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम प्रिपेयर्ड है। मतलब वो ये गलत फहमी में ना रहे कि लास्ट टाइम तो हम कैसा कि जैसा योहान अंबर ये लोग पहले से उसमें थे, मैं तो बाद में आया तो इस टाइम वैसा नहीं, इस टाइम बहुत पूरे दुनिया के लेवल पे अवेयरनेस भी बढ़ गया है, यूनाइट भी हो रहे हैं। और ओवरऑल मेरा जो कंक्लूडिंग नोट है बस वही 2 लाइन कहना चाहूंगा। जुल्म का ये दौर ज्यादा नहीं चलने वाला, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, अंधेरे का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो शैतान तो भगवान भी जरूर आएगा, तुम हो रावण तो राम भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। जय हिंद। तो आप सबको एक और बता दूं क्या, बिल गेट्स के ऊपर मर्डर का हाई कोर्ट में नोटिस भी निकला है, बॉम्बे हाई कोर्ट से, और आधार पूनावाला पे भी निकला है। हमारा ही केस में सर ही लड़ रहे हैं उसमें। आई थिंक वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पर बिल गेट्स को नोटिस निकला है 1000 करोड़ कॉम्पोजिशन केस में, डॉक्टर स्नेहल लुनावत का मर्डर केस के लिए। तो हम फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको प्रिजन में बताया है। और आपका क्वेश्चन हम अभी लेंगे, उसके पहले निशा मैडम कुछ बोलना चाहती है। जस्ट ए मिनट। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। फर्स्टली जब भी कोविड पैंडेमिक आया था तो तभी सब हम घर पे बंद हो गए थे, हमको कुछ भी नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कुछ यूज करना अलाउड नहीं था। तभी हमने केस फाइल किया कर्नाटका में, तभी हम जीते राइट टू चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। उस जीत के बाद आयुर्वेदा ओपन हो गया, नेचुरोपैथी ओपन हो गया, होम्योपैथी ओपन हो गया, यूनानी ओपन हो गया, बहुत सारे अलग नेचुरल पद्धति ओपन हो गए, जिसके वजह से सो कॉल्ड कोविड पैंडेमिक ज्यादा फैला नहीं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था 3 स्टेप फ्लू डाइट, उससे उन्होंने 60,000 मोर पीपल को विद द हेल्प ऑफ नेचुरल जूसिंग, जस्ट सिट्रस फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर से ही उन्होंने ठीक किया, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, 42 था, उसका सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन से, विदाउट एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट पीपीई किट, विदाउट मास्क, विदाउट मेडिसिन, ड्रग्स दैट इज, एंड विदाउट एनी मनी उन्होंने ठीक किया। और ये प्रूवन है, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय द आयुष मिनिस्ट्री। मेरा पॉइंट ये मेंशन करने का स्पेशली है क्योंकि अभी अगस्त में WHO एक TCIH का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव हेल्थ के लिए सब को साइन कर रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री इज वेरी हैप्पी एंड इज गोइंग अहेड इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली टू साइन इट इन गुजरात। डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी ये क्यों कर रहे हैं? अभी एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, आई वुडंट से ऑल आर वेरी बैड। जब भी कोविड प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ तभी उनको एक रिकमेंडेड ड्रग्स का लिस्ट दिया गया था कि आपको रेमडेसिविर ही देना है, फैविपिराविर ही देना है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगाना है, आपको वेंटिलेटर पे लगाना है। WHO के प्रोटोकॉल्स ही फॉलो करने हैं। इट वाज मैंडेटेड बाय WHO। उन्होंने अच्छे डॉक्टर्स भी थे जो सादा वायरल फ्लू का कैसे ठीक करते हैं उनको पता है। नॉट नेसेसरी ऑल एलोपैथिक ड्रग्स आर बैड, बट उनको वो फ्रीडम ही नहीं था, उनको WHO के प्रोटोकॉल्स ही फॉलो करने थे। और अभी ये ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर के नाम पे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब WHO के अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं। नाउ दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। इट इज नॉट कि आपको WHO से रिकग्निशन मिल रहा है, इट इज WHO इज गोइंग टू ट्राई एंड कंट्रोल यू। तो ये माय रिक्वेस्ट है टू ऑल द आयुष डॉक्टर्स, बिकॉज आयुष एक्चुअली एक अम्ब्रेला में होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सब इंडिपेंडेंट साइंसेस है। आयुर्वेदा हैज इट्स ओन साइंस, होम्योपैथी ओन साइंस, नेचुरोपैथी ओन साइंस,
फर्स्टली एक अम्ब्रेला में लेके आए उनको, और अभी वो WHO के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में मजबूर कर देंगे उनको. दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस, क्योंकि अभी हमारे पास पहले वो फ्रीडम था कि हाँ, हम आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी जो भी चाहे हम खुद यूज कर सकते थे. बट ये WHO का प्रोटोकॉल अगर फॉलो करने पड़े ये डॉक्टर्स को, then again it is all about control. So this is something I request from this platform, all the natural jo doctors hai, traditional doctors, please become aware of what is happening in your country under the name of TCIH. Please take action, join hands and come and approach us. We have many good doctors with us, and understand the actual evil game plan of WHO. It is all only about controlling you. सेकेंड मेरा एक शॉर्ट पॉइंट है आप सबसे बात करने के लिए, इज दी सडन डेथ्स जो हो रहे हैं. डांडिया खेलते खेलते, जिम जाते जाते, चलते चलते, स्नीज करते करते यंग लोग मर रहे. ये सबके नजर में ऑलरेडी है, एंड इनफैक्ट आई हैव सो मेनी पिक्चर्स. दीज आर रियल पीपल, young people who have died after the pandemic, after the vaccine, sorry. 19 साल, 15 साल, 13 साल, इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई है, और ये वैक्सीन के बाद ही हुई है. हमारा पूरा डेटा है ICMR में, हम पूरा ये डेटा सबमिट कर चुके हैं, हमारी टीम जाके दिया है ये पूरा डेटा. तो दे कैन नॉट अगेन लाई एंड लेबल इट अंडर लॉन्ग कोविड. तो ये सडन डेथ जो हुए हैं, ये देखिए 12 साल की बच्ची वैक्सीन लेते लेते 9 तारीख को वैक्सीन लिया, 10 तारीख 9 जुलाई पिछले साल वैक्सीन लिया, 10 जुलाई शी पास्ड अवे. अभी ये रियल पीपल है, इन सब फैमिलीज के साथ हम टच में हैं. जिसके घर में हुआ है उसको तो आप जाके नहीं बोलोगे ना कि बेनिफिट्स आउटवे रिस्क. तो ये डेथ्स हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं. यंग लोग अभी भी हार्ट अटैक से कितने घरों में ऑलरेडी डेथ्स हो रहे हैं. सो दीज सडन डेथ्स आर नॉट टू बी फॉरगॉटन. ये हुए हैं और हो रहे हैं. ICMR कैन नॉट लेबल इट अंडर लॉन्ग कोविड. तो ये हमको फिर से बेवकूफ नहीं बना सकते. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, हमारे वेबसाइट पे भी वैक्सीन डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स है, तो जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है प्लीज डिटॉक्स भी कर लीजिए. सो माई ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज, do not let ICMR fool you again and say, because of long COVID or because of some other wrong, medication or whatever, or lifestyle disorders, ये deaths हो रहे हैं. No, it is all related to vaccine deaths. जो blood clotting हो रहा है, उसके वजह से ही ये deaths हो रहे हैं. And also again, and a request to all the traditional Ayurveda, homeopathy, Unani, naturopathy, etc. protocol doctors, please come together, join hands with us. Do not let WHO take over you. Do not let WHO control you. And together we have to say, Bill Gates quit India and WHO quit India. 9th अगस्त को हमारे मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान में 9 बजे हम सब इकट्ठे हो रहे हैं. WHO quit India and Bill Gates quit India का हमारा मूवमेंट उधर से स्टार्ट होगा. प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबडी इन बॉम्बे के आसपास जितने जन है, प्लीज अगस्त क्रांति मैदान पहुंचिए. एंड 9th अगस्त को ऑल्सो हमारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है, जो WHO_quit India एक साथ लिखना है, और बिल गेट्स _quit India एक साथ लिखना है. ये हमको ट्रेंड करना है. सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और रात को 9 बजे. ये ट्विटर को हमको ट्रेंड करना है. हमारा आवाज हमको उठाना है और पब्लिक को, मीडिया को, गवर्नमेंट को और मेनली ये फार्मा माफिया को बताना है कि इंडिया से तो आपको बाहर जाना ही है. WHO and Bill Gates have to quit India. Thank you. तो यहाँ पर प्रेस में जो बैठे हैं, अगर उनका कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे. अभी आपको किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर?
why is it what government has taken some money or what something? I want to see a clear picture on that. ठीक है, who want to answer this? It clearly shows that government is forcing taxes. Government is not a human being, I think. Who's the person who was in charge of the health minister and all? Just a minute. How can they say you take it and it's taking the life of others? देखिए, फॉरगेट, इन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट के जाकब पुलेल के जजमेंट में है, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि वैक्सीन क्यूअर्स द कोरोना, कोविड-19 से जो आपको ये हो रहा है इससे ठीक होने का कोई गारंटी आपके वैक्सीन में नहीं है, और फिर भी आप फोर्स कर रहे हो, ये आपका इलीगल है। आप ये सवाल एक्चुअली सरकार से पूछना है, ऐसा होते हुए आपने फोर्स क्यों किया? इसका हमारे पास में जवाब सिर्फ इंडियन पिनल कोड में है। वो इसके लिए किया ताकि तुम्हारा अल्टीरियर पर्पस था, एडवर्स इन्फ्लुएंस शुड बी ड्रॉन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अल्टीरियर पर्पस क्या था? एक, तुमको वैक्सीन कंपनियों से कमीशन मिल रहा था। दो, कमीशन सिंपल है, 1.5 रुपए की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला, बोले ये पानी की बोतल से कम में बेचेंगे तब भी हम प्रॉफिट में है। तो अभी ये 10 रुपए का बोतल है, इन्होंने अगर 8 में भी बेचा तब भी प्रॉफिट में, टैक्स वगैरह सब जाके, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 40 पैसे भी नहीं आती है। तो ये अब मान के चलो 2 रुपए का वैक्सीन, हमको 240 रुपए में सरकार एक झटके में 40,000 करोड़ का चेक, 100 करोड़ वैक्सीन के डोज। तो ये जो किया, ये क्यों किया? ओनली कमीशन, जो पैसा ऊपर का बढ़ा के दिया गया, उसमें कमीशन के अलावा क्या है? अभी ये जो इंक्वायरी शुरू है, अभी ईडी ने, सीबीआई ने, अभी शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन पर एफआईआर करके सब इनका शुरू किया है अरेस्ट का, 2-4 अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें साबित क्या हो रहा है? यही साबित हो रहा है इनको लोगों के हेल्थ से कोई लेन देन नहीं था। इनको एक ही चीज से मतलब था कि हमारा घर कैसा भर सकते हैं। हाँ, उधर मर जाए जनता, अपना काम बनता बस। तो इसीलिए मुझे इतना बताइए, चाहे अमिताभ बनर्जी साहब हो, चाहे एम्स के डॉक्टर संजीव राय है, सभी लोग बार बार कह रहे कि जब सीरो सर्वे में 97% नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है, देश की जनता सबसे सुरक्षित है, ये इम्यूनिटी वैक्सीन से 2700 गुना ज्यादा बेहतर है। 27 बूस्टर डोज लेने के बाद में भी जो तुमको इम्यूनिटी नहीं आती, उससे ज्यादा बेहतर ये है, उसके बाद में भी ये आपको फोर्स कर रहे हैं। तो ये तो एक, या तो बेवकूफ आदमी कर सकता है या तो करप्ट कर सकता है। तो इन्होंने अगर कहा कि हमको नहीं मालूम था ऐसा है, तो तुम बेवकूफ हो, तुम वो राजेश भूषण जैसे लोगों को बोलना तुम्हारी एक्चुअली औकात नहीं है उस पोस्ट पे बैठने के लिए। हमारे ही टैक्स पेयर के मनी से इनको सैलरी जाएंगे, उसी पे पूरा फैसिलिटी एंजॉय करेंगे, और काम किसका करेंगे? ये इंसानियत के दुश्मनों का। तो इसके लिए हमने उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए राइटिंग में एप्लीकेशन दिया है मोदी जी को। उसका कल ही आरटीआई में वो डिले कर रहे थे, कल आरटीआई में मांगा तो उन्होंने लिख कर दिया, नहीं वो कहीं तो भी चला गया था, नहीं पहुंचा ही नहीं। आप फिर से भेजा है हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। तो हमने कहा तुमको क्या करना है कर लो, हमने आपको दिया, हमारा टाइम लिमिट स्टार्ट हो गया, आप नहीं करोगे तो हम कोर्ट से करवा के लेंगे। और अच्छा हो गया आपने एक सवाल पूछा, अभी मैं सभी लोगों को जो तभी बता रहा था उस पर 2 लाइन का और ऐड करता हूं। देश की अदालतें भी ना माहौल देखकर कभी कभी निर्णय बदलती है। लास्ट टाइम डिले कितना किया, जो मेघालय और आसाम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट था,
एक दिन में ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने लगा दिया। तब तक कितने लोगों की जान खतरे में आ गई, कितने लोगों की मौतें हो गई। तो इसके लिए, लेकिन इतना कि एक आदेश आया तो पूरे देश का भला हो गया। एक ही झटके में मतलब 80 करोड़ लोगों ने बूस्टर मना कर दिया, 80% से ज्यादा पेरेंट ने मना कर दिया। कितने बच्चों की जान बचा पाए, इसके लिए तो निशा मैडम और उनके टीम को मदर इंडिया का खिताब देना चाहिए। वो बेचारे दिन रात हर कॉलेज स्कूल में जाकर ये ऐसा लेकर काम छोड़ के अपना सब दिन रात वही काम कर रहे हैं वो लोग। तो बच्चों की जान बचाने वाले सही लोग ये है, ये मदर इंडिया ग्रुप ये है। तो इन्होंने ये जो किया, ये पेरेंट्स ने उसके लिए मना किया। लेकिन अगर ये कोर्ट का आदेश नहीं रहता कि ये मैंडेटरी नहीं है, तो हमारी मेहनत कितना असर लाती। पहले तो इन्होंने 100 करोड़ तो दे दिया वैक्सीन। तो इसलिए हमको 2 फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एक फ्रंट है अवेयरनेस, दूसरा फ्रंट है कोर्ट। तो कोर्ट में जो गलतियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की, हमने लास्ट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, राष्ट्रपति जी के पास है, डीम्ड सैंक्शन हमको आ चुका है। हमने वो उस पर तुरंत डिसीजन लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में रीट लगाई। रशीद खान पठान का रीट पिटिशन है, डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो हमने सब फ्रंट पे काम किया है ताकि आगे चल के ऐसा कोई भी जज अपने पद का दुरुपयोग एक फार्मा माफिया के मदद के लिए ना कर सके। दूसरा, इस देश की जनता जितने जल्दी जागेंगी उतना ये न्यायालय भी आपकी बात जल्दी सुनेगा। नहीं तो फिर जब आपको आपके अधिकारों की चिंता आपको नहीं है, तो फिर कौन क्या करेगा आपको। फिर मतलब जो सोया है उसको उठाया जा सकता है, सोने की एक्टिंग कर रहा है जिसको उठना नहीं उसको कौन जगाएगा। इसमें मैं आपको याद होगा इमरजेंसी 1975 में, उस टाइम भी वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन था और लोगों ने 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स का स्टेरिलाइजेशन हो गया था। और उस टाइम सबको टारगेट दिया गया था, स्कूल टीचर को टारगेट दिया गया था, डॉक्टर्स को टारगेट, अभी भी टारगेट दिया गया था। गवर्नमेंट बोलता है कि मैंडेटरी नहीं किया, पर हर कलेक्टर को टारगेट दिया या स्कूल को टारगेट दिया, प्राइवेट कंपनी को बोला। तो इट वाज ऑल एंड एवरीबडी वेंट इनटू दिस नेक्सस। साइंटिस्ट को टारगेट दिया गया, उसको वैक्सीन ट्रायल का ग्रांट दिया गया। हमको भी बोला था कि आप वैक्सीन ट्रायल करो, आपको इतना ग्रांट देंगे। तो साइंटिस्ट का आजकल करियर के लिए उनको स्टडी करना पड़ता, ग्रांट लेना पड़ता, पेपर पब्लिश करना पड़ता। दे ऑल्सो गॉट इनटू द गेम। डॉक्टर को लगता है कि ये वैक्सीन है, वो कई डॉक्टर्स का इतना थिंकिंग नहीं रहता है। अभी हाइब्रिड इम्यूनिटी बोला कि अभी हमने डॉक्टर से मैं बात किया, मेरा सर्जन से मैं जो से ऑपरेट कराता हूँ, तो मैंने बोला भाई आपके वैक्सीन लेने की क्या जरूरत है आपका अगर हो गया तो। वो बोलता नहीं, वो हाइब्रिड इम्यूनिटी अभी एक नया टर्म ला लिया कि अगर आपको वैक्सीन नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर। मैंने बोला यार मेरा घुटना ठीक है, आप नी सर्जरी करते हो, आप बोलो कि यार और मैं खोल के और अच्छा लगा दूंगा, हाइब्रिड स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो ऐसा करोगे क्या आप। बोलता हाँ ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मैंने बोला वही वाली बात हुई ना, मेरा दांत ठीक है, आप बोलो मैं इम्प्लांट बहुत अच्छा करता हूँ, अच्छा दांत को निकाल के उसके ऊपर फिर से स्टील लगा देता हूँ, घुटने के ऊपर स्टील लगा देता हूँ। आप हाइब्रिड इम्यूनिटी, तो वही बात हुई ना, ये तो पहले कभी टर्म सुना नहीं था। तो इस टाइप से डॉक्टर्स क्या है अपने बिजी रहते हैं, वो सोचते हैं चलो वैक्सीन है ये फायदा है, और एवरीबडी वेंट इनटू द गेम एंड देन देयर वाज अ इनडायरेक्टली उनको जॉब के लिए अभी भी कईयों को इंसेंटिव्स दिया गया। जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थे उनको कुछ मॉल में जाने नहीं देते थे, वैक्सीन लेने से उनको कुछ गिफ्ट पैक और कूपन्स दिए गए। तो इस टाइप से एक्चुअली ऑल डाउन द चेन एवरीबडी वाज गिवन ब्राइब, मे बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने इस पे प्रश्न पूछा था कि वैक्सीन वो हाइब्रिड वाला जो है, तो एक वैक्सीन देने से मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा साहब ये रिसर्च पेपर है, और मैंने कहा छोड़ दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। एम्स के डॉक्टर संजीव राय और अमितो बैनर्जी, इनके दोनों का आर्टिकल दिखाया और इंटरनेशनल रिसर्च दिखाया। मैंने कहा ये क्या कहते हैं, जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो 2700 टाइम्स बेटर है वैक्सीन से। तो मैंने कहा
जो जिसको कोरोना छूकर नेचुरल इम्यूनिटी कैसी आती है? जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो, वायरस आपके बॉडी के संपर्क में आकर चला गया, आपकी इम्यूनिटी तैयार हो गई। तो मैंने कहा जो व्यक्ति नेचुरल इम्यूनिटी वाला है वो मर्सिडीज में बैठा है और आपकी वैक्सीन है ये खटारा ऑटो, और आप बोल रहे कि अभी आप इसमें थोड़ा सा सफर कर लिया मर्सिडीज में, आप आके हमारे ऑटो में बैठो और मैं सेफ हूं, अभी वैक्सीन लूंगा तो मेरा मरने का चांस बढ़ गया है 98 टाइम ज्यादा। तो मैंने कहा ये बेवकूफी कौन करेगा? तो ये इस तरह बाद में कोर्ट ने तब बोला कि एक काम करो, सरकार को बोला आपके सारे डॉक्यूमेंट लेकर आओ, किस बेस पे आप इसको मैंडेटरी कर रहे हो और आपके पास में क्या प्रूफ है, आप देख लेना, सब मीडिया में पब्लिश हुआ था, सब एम के वेबसाइट पे भी है। जैसा कोर्ट ने फाइल मांगा, दूसरे दिन केंद्र सरकार के तरफ से यही राजेश भूषण आरोपी, इनका लेटर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सारे मैंडेट हटा दिए, ये एक्ट ही हटा दिया है कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ? हाँ, वीडियो ले रहे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन देन फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं, और कोई रिपोर्टर भाई लोग बहन लोग को कुछ पूछना है इंडिविजुअली तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। इंटरव्यू आप भी दे देंगे, चलेगा?